होश आया तो मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा। मैं वहीं दरिया के किनारे पर पड़ा था। सारंग बाबा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और हम दोनों से ज़रा परे वो नाग पड़ा था। दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। सूरज की किरणों से नाग का सारा जिस्म चांदी की तरह चमक रहा था। सारंग बाबा बोले, बहुत आराम कर चुके बेटे, आओ अब वापस चलें। मैंने एक नज़र नाग पर डाली। दिन के उजाले में उसको देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी लंबाई आदमी के 14 हाथ से कम नहीं थी। कितना बड़ा नाग है, मैंने हैरत से कहा। सारंग बाबा ने मुर्दा नाग अपने कंधे पर डाल लिया और कहने लगे, ये लंबाई ही में नहीं, कीमत में भी बहुत बड़ा है। कहते हैं मरा हाथी 1.25 लाख का होता है, लेकिन ये नाग तो कई हाथियों से भी कीमती है। नाग नहीं, सोना है, निरा सोना। मैं खामोशी से उनके साथ चलने लगा। रास्ते में सारंग बाबा ने उस नाग के बारे में मुझे कुछ और बातें बताईं। ये बातें इतनी हैरान कर देने वाली थीं कि नाकाबिले यकीन मालूम होती थीं। वो कह रहे थे, ये बहुत खौफनाक नाग है और बहुत नायाब भी। इसे मैंने या तो कोहे शवालक में शील श्रृंगन की पहाड़ी पर देखा था, जहाँ मेरे गुरु नागेश महाराज रहते थे, या फिर यहाँ देखा है। इसके फुंकार में ऐसी गर्मी होती है कि इसके मुंह से शोले निकलते हुए महसूस होते हैं। इसके इस खौफनाक फुंकार की वजह से बड़े बड़े सन्यासियों को इसका सामना करने का हौसला नहीं होता। हम इससे पहले भी कई बार इसका जहर अपनी ज़ुबान पर ले चुके हैं, लेकिन अब से पहले इसको काबू में करने की कोई सूरत नहीं बन सकी थी। इतना कहकर सारंग बाबा ज़रा रुके, फिर कहने लगे, मुखिया के नौजवान बेटे को देखकर ही हम जान गए थे कि इसे इस नाग ने डसा है। इसका इलाज हमारे लिए कोई मुश्किल ना था। असल मुश्किल और थी। इस नाग को काबू में करने के लिए एक साथी की ज़रूरत थी। तक्षक महाराज की मेहरबानी से मुझे तुम जैसा लड़का मिल गया, लेकिन देखना यह था कि तुम इसकी फुंकार की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। इसलिए पहली रात मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, और जब मैंने ये देखा कि तुम इस नाग की फुंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके, तो मैंने दवा के ज़रिए तुम्हारे जिस्म की खाल ही सांप की कैंचली की तरह बदल डाली, ताकि तुम इस नाग की फुंकार और इसके वजूद की गर्मी को सह सको। अगर हमने तुम्हारे बदन की खाल तब्दील ना कर दी होती तो इस नाग के बदन की गर्मी से तुम्हारा सारा बदन जलकर कोयला हो जाता। हमारी तरकीब अपनी जगह है, लेकिन तुमने जो हौसला दिखाया है उसका भी जवाब नहीं। तुम ना होते तो ये नाग हाथ नहीं आ सकता था। ये मुर्दा होकर भी सोने से ज़्यादा कीमती है। अब आप इसका क्या करेंगे बाबा, मैंने पूछा। ये तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा, सारंग बाबा ने कहा। थोड़ी देर बाद हम बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती का मुखिया और दूसरे लोग हमारे यूं गायब रहने से खासे फिक्रमंद थे, लेकिन जब उन्होंने सारंग बाबा को एक भारी भरकम नाग कंधों पर उठाए देखा तो उनकी हैरानी तो दूर हो गई, लेकिन दिलचस्पी कुछ और बढ़ गई। वो अब देखना चाहते थे कि सारंग बाबा इस मरे हुए नाग का क्या करते हैं। सारंग बाबा ने लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया। फ़ौरन एक कोरी हांडी मंगवाई, उसकी तह में एक दवा डाली, फिर मरे हुए नाग को उसके अंदर बंद किया। उसके ऊपर फिर एक और दवा छिड़की, फिर हांडी पर ढकना रखकर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का 2-2 उंगली मोटा लेप कर दिया। इसके बाद उन्होंने हांडी धूप में रख दी ताकि मिट्टी का लेप खुश्क हो जाए। इसके बाद उन्होंने वो बड़ा सा तनूर गर्म करने का हुक्म दिया जो हवेली के एक कोने में बना हुआ था। तनूर में आग जला दी गई जो दोपहर तक जलती रही। तनूर सख्त गर्म हो गया था और हांडी का लेप भी खुश्क हो चुका था। सारंग बाबा ने निहायत इत्मीनान से हांडी उठाकर दहकते हुए तनूर के अंदर रख दी। फिर उन्होंने तनूर का मुंह बंद कर दिया और बोले, अब कोई शख्स इसे ना छेड़े, हम ये हांडी कल सुबह निकालेंगे। इसके बाद सारंग बाबा मुझे साथ लेकर हवेली के एक अलग थलग हिस्से में आ गए, जहाँ मुखिया की तरफ से हमारे ठहरने का बंदोबस्त किया गया था। और वहाँ आते ही मैंने एक सवाल जड़ दिया, बाबा जी, आपने सुबह कोहे शवालिक और शील श्रृंगन की पहाड़ी का जिक्र किया था, ये कहाँ है? और आपने नागेश महाराज का भी नाम लिया था, कि आप मुझे उनके बारे में कुछ और नहीं बताएंगे? सारंग बाबा हंसकर बोले, शवालक वो पहाड़ है बेटे जहाँ देवता रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से तो किसी देवता को नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु नागेश महाराज ने, जो कोहे शवालक के दामन में एक पहाड़ी शील श्रृंगन पर रहते थे, एक बार मुझे एक जानवर दिखाया था जो आधा इंसान था और आधा परिंदा था। नागेश महाराज का कहना था कि ये देवताओं की सवारी का जानवर है और इसे गुरु कहते हैं। क्या आपने भी उस जानवर की सवारी की है बाबा जी? सारंग बाबा फिर हंस दिए, क्या मूर्खों की सी बातें करते हो नौशा बेटे? मैं कहाँ का देवता था जो उस जानवर की सवारी करता? मैं तो बराबर 25 साल अपने गुरु की खिदमत करता रहा हूँ ताकि उनसे कुछ हासिल कर सकूँ। फिर आपने उनसे क्या हासिल किया बाबा जी? जो मेरे नसीब में था बेटे, वो इल्म का समुंदर थे। मुर्दों को जिंदा करना जानते थे,
साल हा साल बगैर खाए पिए रह सकते थे। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद जिसकी शक्ल चाहते इख्तियार कर सकते थे, अपनी रूह दूसरे जिस्म में ले जा सकते थे, हवा में उड़ सकते थे, समुंदर की तह में जा सकते थे, पाताल की खबर ला सकते थे। वो वक्त के गुलाम नहीं थे, वक्त उनका गुलाम था। आने वाले दिनों की बातें उनके लिए यूं थी जैसे उनकी नज़रों के सामने हो रही हूँ। गर्ज मैं क्या कहूँ बेटे कि उनके पास क्या कुछ नहीं था। वो बहुत करने वाले थे। उस वक्त मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो मुझे मुर्दों को ज़िंदा करने का इल्म सिखा दें। मैंने उनकी सेवा में कोई कसर उठा न रखी, लेकिन उन्होंने ये इल्म मुझे नहीं सिखाया। उनका कहना था कि ये इल्म बहुत ख़तरनाक है, इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। इससे कुदरत के कामों में गड़बड़ पड़ती है और इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। और उनकी ये बात सही भी थी। मुझे इसका बड़ा तल्ख तजुर्बा है। वो कैसे? मैंने पूछा। वो ऐसे कि जिन दिनों मैं उनकी खिदमत में लगा हुआ था, उन दिनों करीब ही कुछ शरीर लोग ऐसे आ गए जो नागेश महाराज के जाप में गड़बड़ डालने की कोशिश करते थे। मैंने नागेश महाराज को खुश करने की खातिर उन लोगों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई बार उन्हें मार भगाया, लेकिन वो हर बार ना जाने कैसे पहले से ज़्यादा तादाद में आ जाते और फिर दंगा फसाद करने लगते। आखिर एक मुकाबले में उन्होंने मुझे जान से मार डाला और मेरी लाश को जलाकर उसकी राख पानी में घोल ली और उसे नागेश महाराज के पालतू हिरन को पिला दिया। फिर क्या हुआ? मैंने हैरत से कहा। फिर ये हुआ कि नागेश महाराज ने अपने इल्म के ज़ोर से मालूम कर लिया कि मैं उनके पालतू हिरन के पेट में हूँ। उन्होंने मंत्र पढ़ा तो मैं हिरन के पेट में से जिंदा होकर बोल पड़ा। नागेश महाराज ने हिरन का पेट चाक करके मुझे बाहर निकाला और कुछ पढ़कर मुर्दा हिरन को उन लोगों की तरफ फेंक दिया। वो लोग तो मंत्र के असर से वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन नागेश महाराज को अपने पालतू हिरन की जुदाई का जो दुख हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। और उस दिन के बाद मैंने फिर उनसे मुर्दों को जिंदा करने का इल्म सीखने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। ये तो बड़ा ही अजीब वाक़या है, मैंने कहा। यकीन नहीं आता कि ऐसा हुआ होगा। एक आदमी का मर जाना, फिर जल कर राख हो जाना और फिर उस राख का हिरन के पेट में जिंदा हो जाना कमाल है। ये कमाल मेरा नहीं बेटे, नागेश महाराज का था। और वो ऐसे एक नहीं सैकड़ों कमाल जानते थे। सारंग बाबा ने यह कहकर एक आह भरी और किसी गहरी सोच में डूब गए। यूं लगता था जैसे वो उन दिनों की याद में खो गए हों जो उन्होंने अपने गुरु नागेश महाराज के कदमों में गुजारे थे। मैं सारंग बाबा से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उन्हें यूं खामोश और उदास देखकर हिम्मत न पड़ी। खासी देर तक खामोश रहने के बाद वो खुद भी कहने लगे, आह क्या दिन थे वो भी। यूं लगता है जैसे एक सपना था। शिवालक के काले काले पहाड़, शील शरंगन की पुरस्कार पहाड़ी और नागेश महाराज के लंबे लंबे जाप। इतने में हवेली के सेन में एक औरत की घबराई हुई आवाज़ गूंजी, बाबा जी कहाँ हैं बाबा जी। और दूसरे ही लम्हे वो औरत सारंग बाबा के कदमों पर आ गिरी और चीखते हुए कहने लगी, जल्दी कुछ कीजिए महाराज, एक नाग मेरी गाय के थन्नों से चिमटा हुआ है, जल्दी चलिए। सारंग बाबा फौरन उठ खड़े हुए और मेरा बाजू थामते हुए बोले, आओ बेटे, ऐसा मालूम होता है कि कुदरत की तरफ से ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, आओ। सारंग बाबा मुझे साथ लेकर उस औरत के घर पहुंचे। वहां बस्ती के लोगों का मेला लग चुका था। गाय उस औरत के घर के सहन के एक कोने में बंधी थी। एक नाग उसके थन्नों से चिमटा हुआ था और गाय किसी बुत की तरह चुपचाप और बेहरकत खड़ी थी। सारंग बाबा आगे बढ़े और लोगों को एक तरफ हटाकर गाय से चंद कदम के फासले पर खड़े हो गए। उन्होंने इशारे से मुझे बीन बजाने का हुक्म दिया। मैंने बीन बजानी शुरू की। इत्तफाक से ये वही लय थी जो मैं शीशनाग के मंदिर में नाग पंचमी के त्यौहार के मौके पर बजाया करता था। बीन सुनकर यकायक सारंग बाबा के चेहरे पर गुस्से के असरात जाहिर हुए और वो बोले, अरे मूर्ख, इस लय का ये कौन सा मौका है। उन्होंने बीन मेरे मुंह से झपट कर खुद बजानी शुरू कर दी। ये एक और ही लय थी। उसके फिजा में बुलंद होते ही गाय ने झुरझुरी सी ली और सांप के जिस्म में भी हरकत पैदा हुई। सारंग बाबा ने थोड़ी देर बीन बजाई होगी कि सांप गाय के थन्नों से अलहदा होकर जमीन पर गिर गया। गिरते ही उसने अपना फन उठाया और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर इर्द गिर्द देखा और फिर वहीं से मेंढक की तरह सारंग बाबा की तरफ छलांग लगाई। सारंग बाबा को इसका पहले से अंदाजा था और मैं भी पूरी तरह चौकस था। जैसे ही सांप ने सारंग बाबा की तरफ छलांग लगाई, वो अपनी जगह सोचले और गाय के थन्नों के पास पहुंच गए। साथ ही मैंने भी छलांग लगाई और सांप के ज़मीन पर आने से पहले ही उसकी गर्दन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शाबाश बेटे, सारंग बाबा ने खुशी से नारा लगाया और फिर उन्होंने गाय के एक थन से मुंह लगा दिया। बस्ती के लोग इर्द गिर्द खड़े हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। उनकी जुबानें गुंग थीं। कभी वो सारंग बाबा की तरफ देखते थे और कभी उस सांप को देखते थे जिसकी गर्दन मेरी गिरफ्त में थी और जो उस गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद सारंग बाबा ने गाय के थन से मुंह हटाया और मेरी तरफ आए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सांप को मुझसे ले लिया और बोले,
अब तुम्हारी बारी है, जितना दूध पी सकते हो पी लो। और लोगों के लिए ये जहर है, लेकिन तुम्हारे लिए अमृत। और ये ऐसा अमृत है जो किसी किसी को नसीब होता है। मैंने गलत नहीं कहा था कि कुदरत तुम पर बहुत मेहरबान मालूम होती है। चलो देर ना करो। उनके इशारे पर मैंने आगे बढ़कर गाय के थन से मुंह लगा दिया। गाय के दूध का पहला कतरा हलक में पहुंचते ही मेरे जिस्म में आग सी लग गई। लेकिन जैसे जैसे गाय का दूध मेरे जिस्म में पहुंचता गया, ये आग भड़कने के बजाय ठंडी होती गई। वो दूध जिसके पहले कतरे ने मेरे जिस्म में आग लगा दी थी, अब मुझे इंतहाई मज़ेदार मालूम हो रहा था। एक थन खाली होने के बाद मैंने दूसरे थन को मुंह लगा लिया और उसके बाद तीसरे को। मैं जब मुंह पहुंचते हुए उठा तो गाय के चारों थन दूध से खाली हो चुके थे और मैं एक अजीब सा सुरूर महसूस कर रहा था। मैंने सारंग बाबा की तरफ देखा। वो सांप को पटारी में बंद कर चुके थे और गाय की मालिक औरत से कह रहे थे, लो बहन संभालो अपनी गाय को, ये नाग हम अपने साथ लिए जाते हैं। फिर सारंग बाबा ने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया और हम बस्ती के लोगों को हैरत में डूबा छोड़कर वापस मुखिया की हवेली में आ गए। हवेली में आते ही सारंग बाबा ने मुझे मुलामत करते हुए कहा, ये तुम्हें क्या हो गया था जो तुमने नाग पंचमी वाली धुन बजाना शुरू कर दी थी? तुम्हें सांप को दूध थोड़ी पिलाना था। हम उसे दूध पिलाने नहीं, उसका दूध छुड़ाने गए थे। गलती हो गई बाबा, मैंने कहा। सच पूछें तो मुझे उस एक आध धुन के सिवा और आता ही क्या है। आपसे पहले मुझे कोई उस्ताद भी तो नहीं मिला। तुम ठीक कह रहे हो, सारंग बाबा बोले। हम तुम्हें सही मायनों में बीन बजाना सिखाएंगे। हर नाग को मस्त करने के लिए एक अलग धुन होती है। नागों की हज़ारों किस्में हैं और उसी तरह बीन की हज़ारों धुनें हैं। आदमी सारी उम्र सर खपा दे तो भी तमाम धुनें नहीं सीख सकता। लेकिन फिक्र ना करो, हम तुम्हें तमाम नहीं तो बड़ी बड़ी धुनें सिखाएंगे और उसके साथ ही महाताली भी। महाताली? मैंने हैरान होकर कहा, वो क्या है बाबा? वो भी एक धुन है जिससे नागों की अक्सर किस्में मस्त हो जाती हैं। ये धुन खासी मुश्किल है और मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि जिसे महाताली आती है वो सांपों का पूरा नहीं तो आधा बादशाह जरूर हो जाता है। क्या ये वही धुन थी बाबा जो आपने उस नाग को मस्त करने के लिए बजाई थी? मैंने बाबा के पास रखी हुई पटारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं बेटे, वो महाताली नहीं थी। वो एक और धुन थी जो इस किस्म के नाग के लिए होती है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये नाग की वो किस्म है जिसे योहा कहा जाता है। योहा? मैंने दिलचस्पी से कहा, वो कैसा नाग होता है? ये नाग एक ख़ास उम्र को पहुंचकर इस काबिल हो जाता है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले। बाज़ कहते हैं कि उम्र की ये हद 100 साल है और बाज़ कहते हैं कि 1000 साल। ठीक से तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ऐसे नाग आम तौर पर इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब जी चाहा नाग से आदमी बन गए और जब जी चाहा आदमी से फिर नाग बन गए। लेकिन इसके लिए इन नागों को मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ता है और कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। आम तौर पर सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो नाग इस उम्र को पहुंचने तक इस हालत में रहे कि किसी आदमी की नज़र उस पर ना पड़े। बाज़ नागों को तो इस शर्त का पूरे होने पर ही कामयाबी हो जाती है और बाज़ को इससे अगली शर्त पूरी करने के लिए 100 गायों का दूध पीना पड़ता है। तो क्या ये नाग इसीलिए गाय का दूध पी रहा था? मैंने पूछा। मालूम तो ऐसा ही होता है, सारंग बाबा बोले। पता नहीं ये इससे पहले कितनी गायों का दूध पी चुका होगा। आमतौर पर ऐसे नाग रात के अंधेरे में और दूसरों की नज़रों से छुपकर ऐसा करती हैं। इस लिहाज से ये नाग खासा अहमक मालूम होता है जो दिन के उजाले में गाय के थनों से चिमट गया। पर खैर, ये नाग अहमक था या नहीं, इसका एक फ़ायदा हम दोनों को हुआ। हमें गाय का ऐसा दूध पीने को मिल गया जिसमें इस नाग का असर आ गया था। यह असर आगे चलकर अपना रंग दिखाएगा और फिर वो नाग भी हमारे हाथ लग गया। जो पहली शर्त पूरी होने के मरहले से गुजर रहा था, तुम्हारा कल वाला नाग सोना है तो ये नाग सोने की कान। आप इसका क्या करेंगे बाबा जी? मैंने पूछा। बहुत कुछ कर सकते हैं, सारंग बाबा ने कहा। चलो ज़रा एक चक्कर जंगल का लगाएं, कुछ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करनी है। और ये कहकर सारंग बाबा मुझे साथ लेकर जंगल की तरफ चल दिए। शाम तक जंगल में फिरने के बाद उन्होंने कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की। यह जड़ी बूटियाँ उन जड़ी बूटियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं जो बाबा ने मेरे बदन पर लेप करने के लिए जमा की थीं। इस काम से फारिग होकर सारंग बाबा और मैं बस्ती की तरफ वापस हुए तो शाम के साए गहरे हो चुके थे। हवेली में वापस आने के बाद हम रात के खाने से फारिग हुए ही थे कि वही गाय वाली औरत खीर का एक बड़ा सा थाल लेकर आई। बाबा जी, आपने मेरे हाल पर मेहरबानी की है। मैं गरीब आपकी और तो कोई सेवा नहीं कर सकती। उसी गाय के दूध से ये खीर बनाकर लाई हूँ, इसे कबूल कीजिए। सारंग बाबा बोले, इस वक्त तो हम खाना खा चुके हैं बहन, भूख बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल भी तोड़ना ठीक नहीं। ये थाल यहीं छोड़ जाओ, सुबह आकर ले जाना।
जैसे आपकी मर्जी, औरत ने कहा और खीर का थाल एक कोने में रखकर चली गई। उस रात हम जल्दी सो गए और सोए भी ऐसे कि सुध न रही। शायद उस दूध ने, जिसमें सारंग बाबा के कहने के मुताबिक उस नाग का असर आ गया था, हम पर गफलत की नींद तारी कर दी थी। आधी रात के करीब अचानक मेरी आंख खुल गई। आसपास कोई आहट हुई थी। मैं उठकर बैठ गया और अंधेरे में देखने और सुनने की कोशिश करने लगा। एक कोने में से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बिल्ली दूध पी रही हो। मेरा ध्यान खीर के उस थाल की तरफ गया जो वो औरत दे गई थी। इसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि शायद खीर की खुशबू पाकर कोई बिल्ली यहाँ गई है और खीर के थाल पर हाथ साफ कर रही है। मैंने ये ख्याल करके उस कोने की तरफ देखा जहाँ सारंग बाबा ने खीर का थाल रखवाया था। मैं हैरान रह गया। उस कोने से 2 आंखें मेरी तरफ घूर रही थीं। मैंने बिल्ली का ख्याल करते हुए उसे भगाने के लिए मुंह से आवाज़ निकालनी चाहिए, लेकिन किसी ने यूं सरगोशी में शिश कहा जैसे वो मुझे खामोश होने की ताकीद कर रहा हो। इसके साथ ही वो आंखें एकदम गायब हो गईं और उसके कुछ देर बाद ही मैं भी दोबारा नींद की आगोश में पहुंच गया। शायद ये सारा कुछ मैंने ख्वाब ही में देखा था। इसके बाद मुझे जो नींद आई वो बहुत गहरी थी और उस नींद का जादू उस वक्त टूटा जब दिन चढ़े सारंग बाबा ने मुझे बिस्तर में ही झंझोर डाला। अनोशा, अनोशा बेटी। मैं आंखें मलते हुए उठ बैठा और बोला, क्या बात है बाबा जी? अभी सारंग बाबा ने मेरी बात का कुछ जवाब ना दिया था कि मैंने आंखें खोलकर सामने निगाह की तो मेरी नज़रें वहीं जमकर रह गईं। नाग वाली पटारी का ढकना एक तरफ पड़ा था और पटारी खाली नजर आ रही थी। दूसरे कोने में खीर का थाल यूं साफ था जैसे उसमें खीर थी ही नहीं। मैं एकदम बिस्तर से निकला और आगे बढ़कर पटारी को उलट पलट करने लगा, लेकिन अब उसमें रखा ही क्या था? दूसरे कोने में खाली थाल जैसे मेरा मुंह चढ़ा रहा था। ये क्या हो गया बाबा जी? मैंने मरी हुई आवाज़ में कहा। सारंग बाबा खोई खोई सी नज़रों से अपनी खाली पटारी को देखते रहे, फिर कहने लगे, इस खीर के थाल ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो औरत तो बड़ी खुशी खुशी हमारे लिए खीर बनाकर लाई थी, लेकिन उसकी खीर ने हमारी खीर का दलिया कर दिया है। गलती हमसे भी हुई जो ये खीर का थाल रख छोड़ा। खा लेते या वापस कर देते। हम उस नाग को अहमक बता रहे थे, लेकिन अहमक हम खुद निकले और वो हमें जुल दे गया। मालूम नहीं वो किस वक्त यहाँ से निकला है और इस वक्त कहाँ होगा। हैरानी की बात तो ये है कि वो पटारी से निकला कैसे? पटारी का ढकना मजबूती से बंद नहीं होगा, मैंने कहा। ढकना तो बंद था बेटे, सारंग बाबा बोले, पर हाँ याद आया, वो औरत जब खीर का थाल रखकर मुड़ी है तो उसके पाँव की ठोकर लगी थी पटारी को। उस वक्त हमने इस बात का कुछ ख्याल नहीं किया। अब जरा सी चूक की कितनी बड़ी सज़ा मिली है हमें। वैसे इसमें उस औरत की कोई खता नहीं, कसूर सारा हमारा अपना है। रात मेरी आंख खुली थी बाबा जी, मैंने कहा, और उस वक्त मुझे यूं लगा था जैसे कोई बिल्ली खीर का थाल चाट रही है। मैंने 2 आंखें भी अपनी तरफ घूरते हुए देखी थी। हो सकता है जिसे मैं बिल्ली समझा था ये वही नाग हो। अरे पगले, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? मेरे लिए तो ये सारा कुछ एक ख्वाब की तरह था। ये तो अब महसूस होता है कि जो कुछ मैंने देखा वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। सारंग बाबा कुछ देर खामोश रहे, फिर अफसोस भरे लहजे में कहने लगे, शायद कुदरत को हमारा लालच पसंद नहीं आया। ये गोया कुदरत की तरफ से इस बात का इशारा है कि यहाँ से जो कुछ तुम्हारे हाथ लगा है उसी पर कनायत करो और आगे की राह लो। ठीक है, जो कुछ यहाँ से हमारे हाथ लगा है हम उसी पर कनायत करेंगे और अभी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये कहते हुए सारंग बाबा तनूर की तरफ गए और उसे खोला। तनूर अब सर्द हो चुका था। उन्होंने उसके अंदर से वो कोरी हांडी निकाली जिसमें मुर्दा नाग को बंद किया था। फिर उस बंद हांडी को अपनी झोली में डाला और मेरा हाथ थाम कर बाहर की तरफ बढ़े। बस्ती वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सारंग बाबा सबकी इल्तिजाओं को ठुकराते हुए बस्ती से चल दिए। हम बस्ती से रवाना हुए तो सारंग बाबा पहर 1.5 पहर तक बिल्कुल खामोश रहे। यूं लगता था जैसे उन्होंने ना बोलने की कसम खाई है या फिर कोई जाप शुरू कर दिया है। उनका चेहरा उतरा हुआ था और मैं भी कुछ खामोश सा था। सारंग बाबा की उदासी ने मुझे भी उदास कर दिया था। इस उदासी से उकताकर मैंने बीन होंठों से लगाई और बजाने ही लगा था कि बाबा ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। फिर कहने लगे, ठहरो, मैं तुम्हें एक नई धुन सिखाता हूँ। और यूं ये सफ़र मेरे लिए बीन की नई नई धुनें सीखने का जरिया बन गया। पूरे 40 दिन तक सारंग बाबा और मैं इस साल में सफ़र करते रहे कि दिन भर के सफ़र में वो मुझे नई धुनें सिखाते और मैं बीन पर उनकी मश्क करता। इन 40 दिनों के सफ़र में सारंग बाबा ने मुझे 100 के करीब नई धुनें सिखा दी थीं और ये भी बता दिया था कि कौन सी धुन किस किस्म के नाग के लिए है। इस साल में सफ़र करते हुए 41वें दिन हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां का सरदार सारंग बाबा का पुराना वाकिफ था।
उसने हमारी बड़ी आवभगत की, हमारे लिए खास तौर पर खाने का बंदोबस्त किया और फिर एक अलग थलग मकान में हमारे बिस्तर लगवा दिए। सिर्फ यही नहीं, अपने एक आदमी को भी हमारी खिदमत पर मुकर्रर कर दिया ताकि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो फ़ौरन मुहैया कर दी जाए। सारंग बाबा और मैं ऐसी ज़िंदगी से कोसों दूर थे, लेकिन सारंग बाबा ने सरदार का दिल रखने के ख्याल से इस तकल्लुफ़ को कबूल कर लिया। यूं भी रात भर के लिए इस तकल्लुफ़ को कबूल कर लेने में कोई हर्ज ना था। सारंग बाबा ने जब मुझे ये बताया कि इस बस्ती का सरदार उनका पुराना वाकिफ़ है, तो साथ ही ये भी कह दिया कि इसके बावजूद वो इस बस्ती में रात भर से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। आधी रात के करीब सरदार ने हमें आकर उठा दिया और सारंग बाबा के आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, बाबा जी, मैं इस वक्त आपको हरगिज़ हरगिज़ तकलीफ़ ना देता, लेकिन बात यह है कि मेरी घरवाली एक अरसे से बीमार चली आ रही है और इस वक्त उसकी हालत सख्त ख़राब है। मेहरबानी कीजिए और चलकर एक नज़र उसे देख लीजिए। सारंग बाबा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, खामोशी से उठे और मुझे साथ चलने का इशारा करके सरदार के साथ हो लिए। सरदार की हवेली के अंदर अंदरूनी हिस्से में औरतों का जमघट्टा लगा हुआ था। ये बस्ती की औरतें थीं। आधी रात के वक्त इतनी औरतों को जमा देखकर मुझे सख्त हैरानी हुई। बस्ती की औरतों को सरदार की बीवी का कितना ख्याल था, लेकिन ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये औरतें दिन के तीसरे पहर से ही सरदार के यहाँ मौजूद थीं। सारंग बाबा ने जाते ही सब औरतों को एक तरफ हटा दिया और मरीज़ा के बिस्तर पर झुक गए। मरीज़ा 25-30 साल की औरत थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चलता था कि वो कभी एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उस वक्त हड्डियों का ढांचा बन गई थी। वो अगरचे होश में थी, लेकिन कमज़ोरी इस कदर थी कि बात तक न कर सकती थी। ये हालत तो उसकी ना जाने कब से थी। लेकिन जिस बात से घबराकर सरदार आधी रात के वक्त सारंग बाबा को उठा के लाया था वो ये थी कि मरीज़ा ज़रा देर के बाद अपने कलेजे को यूं थामती थी जैसे कोई अंदर ही अंदर उसको महसूस रहा हो। इसके साथ ही उसकी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। सारंग बाबा ने कुछ देर गौर से औरत को देखा, फिर वो उठ खड़े हुए और मुझसे कहने लगे, अनोशा बेटे, तुमने पिछले 40 दिनों में जो सबक पढ़ा है, अब उसके इम्तिहान का वक्त आ गया है। तमाम धुनें तुम्हें याद है ना? हाँ बाबा जी। कोई धुन भूल तो नहीं गए हो? नहीं बाबा जी। तो फिर बीन संभालो और एक एक धुन बारी बारी बजाते जाओ और जब मैं इशारा करूं तो धुन बदल देना। सारंग बाबा ये कहते हुए औरत के बिस्तर के पास बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं हाथ की उंगलियां उसकी नब्ज पर रख दी। मैंने उनसे चंद कदम परे हटकर बीन संभाली और होंठों से लगाकर वो पहली धुन बजाने लगा जो सारंग बाबा ने मुझे बताई थी। जरा देर बाद ही सारंग बाबा ने इशारा किया तो मैंने वो धुन छोड़कर अगली धुन शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बाबा ने फिर इशारा किया तो मैंने दूसरी धुन छोड़कर तीसरी पर पहुंच गया। फिर चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं गर्ज सारंग बाबा इशारा करते गए और मैं एक के बाद एक दूसरी धुन बजाता गया। सारंग बाबा के दाएं हाथ की उंगलियां मरीज़ा की नब्ज पर थीं और मेरी बीन मेरे मुंह में। रात जा चुकी थी और पूरब से सूरज की सुरख किरणें हवेली के सहन में पड़ने लगी थीं। मैं अब तक 97 धुनें बजा चुका था और धुन नंबर 98 बजा रहा था। सारंग बाबा के इशारे पर मैंने धुन नंबर 98 ख़त्म करके धुन नंबर 99 शुरू की जो सारंग बाबा ने मुझे सिखाई थी। उस धुन को बजाते चंद ही लम्हे हुए थे कि सारंग बाबा ने अजीब से जोश से कहा, शाबाश बेटे, बजाओ, यही धुन बजाते जाओ। और मैं पूरे जोश से वही धुन बजाता चला गया। इस धुन से मरीज़ा पर जो असर पड़ा वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। पहले तो उसके जिस्म में तनाव पैदा हुआ, फिर वो एक ज़ोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। चीख की आवाज़ सुनकर सरदार और दूसरी औरतें मरीज़ा की तरफ लपकीं, लेकिन सारंग बाबा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मैं अगरचे पूरे ध्यान से बीन बजा रहा था, मगर मेरी निगाहें मरीज़ा के चेहरे पर जमी हुई थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुंह किसी अंधेरे गार के भयानक दरवाजे की तरह खुला था और सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। मैं खासी देर तक धुन बजाता रहा और फिर देखने वालों ने एक इंतहाई अजीबोगरीब और नाकाबिल यकीन मंजर देखा। मरीज़ा के खुले मुंह से एक सांप का सर बाहर आया। देखने वालों के मुंह हैरानी और खौफ से खुले के खुले रह गए। सांप अपना सर ऊपर उठाए बाहर निकलना शुरू हुआ। सारंग बाबा पहले ही से इस मौके के इंतजार में थे। उनका बायां हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने सांप को गर्दन से दबोचकर एकदम बाहर खींच लिया। फिर जैसे वो खुशी का नारा मारते हुए उठ खड़े हुए और बोले, शाबाश बेटे, शाबाश, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आधी रात से सुबह तक बीन बजाते बजाते मैं थक गया था, लेकिन सारंग बाबा के ये अल्फाज सुनकर मेरी सारी थकावट जाती रही। मैंने बीन होंठों से हटाकर उस सांप की तरफ देखा जो सारंग बाबा के हाथ में था। ये कोई 2 हाथ लंबा और एक 1.5 उंगली मोटा सांप था
उसे देखकर मैं हैरान हो रहा था। मुझे कभी ख्याल भी नहीं आ सकता था कि किसी इंसान के जिस्म में भी सांप हो सकता है। औरतों की हैरानी और खौफ तो अपनी जगह था ही, खुद सरदार भी सांप की तरफ फटी फटी नजरों से देख रहा था। ये वो सांप था जिसे सारंग बाबा ने उसकी बीवी के जिस्म से बाहर निकाला था, लेकिन यूं लगता था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बात ही कुछ ऐसी थी। सारंग बाबा सांप हाथ में लिए सरदार की तरफ बढ़े और उसके पास जाकर कहने लगे, लो मेरे दोस्त, यही तुम्हारी बीवी का असल मर्ज था। ये सांप ना जाने इसके जिस्म के अंदर चला गया और जोंक की तरह इसके कलेजे से चिमटा हुआ इसका खून चूस रहा था। इतना बड़ा सांप? सरदार ने हैरत से कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा महाराज, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, जरा गौर करो तो तुम खुद समझ जाओगे। शायद तुम्हारी बीवी ने कुछ अर्सा पहले किसी चश्मे, नदी या तालाब से ऐसा पानी पी लिया होगा जो साफ नहीं था। शायद उस पानी में ये सांप एक छोटे से संपोलिया की शक्ल में मौजूद था। वो पानी के साथ ही तुम्हारी बीवी के जिस्म में चला गया और वहां पल पल कर इतना बड़ा हो गया। मैंने देखते ही अंदाजा कर लिया था कि एक सांप जोंक की तरह तुम्हारी बीवी के कलेजे से चिमटा हुआ है। मैं चाहता तो उसके जिस्म के अंदर ही उसे खत्म कर सकता था, लेकिन मैं उसे जिंदा बाहर निकालना चाहता था। तुम जानो, हम जोगियों के लिए सांप से बढ़कर कीमती चीज कोई नहीं होती। हमारे लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह कौन सा सांप है और इसे मस्त करने के लिए कौन सी धुन काम देगी। इसीलिए अनोशा बेटे को एक ना दो पूरी 99 धुनें बजानी पड़ी, तब कहीं जाकर ये बाहर निकला। अब तुम्हारी बीवी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। सरदार ने बेख्तियार झुककर सारंग बाबा के पांव छुए और कहा, महाराज आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया है, मेरी घरवाली को और खुद मुझे एक जिंदगी बख्श दी है। मैं सारी उम्र भी आपकी गुलामी करूं तो भी आपके एहसान का बदला नहीं उतार सकता। सारंग बाबा ने मुस्कुराते हुए मरीजा की तरफ देखा। उसकी आंखें अगरचे पहले की तरह बंद थीं और मुंह भी खुला हुआ था, लेकिन उसकी हालत में जमीन आसमान का फर्क था। वो निहायत आराम और सुकून की नींद सो रही थी। आराम और सुकून की ये नींद उसे एक मुद्दत के बाद नसीब हुई थी। औरतें उसकी चारपाई के इर्द गिर्द आ खड़ी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे परेशानी की नहीं इत्मीनान की तस्वीर थे। सारंग बाबा ने कोरी हंडिया मंगवाकर सांप को उसमें बंद किया, फिर मुझसे कहने लगे, अनोशा बेटे आओ अब चलें, मुझसे ज़्यादा तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और फिर हम सरदार के हाथ से उस मकान की तरफ चल दिए जहाँ सरदार ने हमारे बिस्तर लगवाए थे। जाते जाते सारंग बाबा ने सरदार को ये ताकीद ज़रूर कर दी कि मरीज़ा को 1 हफ्ते तक सिवाय दूध के और कुछ ना दिया जाए। सरदार के हाथ से चलते वक्त मेरा ख्याल था कि हम अपने ठिकाने पर पहुंचते ही सीधे अपने अपने बिस्तर का रुख करेंगे और इस तरह रात भर की थकावट और बेआरामी को ज़रा दूर करके फिर किसी और तरफ मुतवज्जा होंगे। लेकिन सरदार की बीवी के इलाज में हमें जो हैरत अंगेज़ कामयाबी हुई थी, उसने हम पर एक नशा सा तारी कर दिया था। कामयाबी के जोश में हमें अपनी थकावट का एहसास तक नहीं था। मकान पर पहुंचते ही सारंग बाबा ने मुझसे कहा, अनोशा बेटे मुझे खुशी है कि तुम्हारी मेहनत से हमारा नुकसान किसी हद तक पूरा हो गया है। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबा, अभी समझाता हूँ बेटे। याद है ना वो गाय वाला सांप जो हमारे हाथ से निकल गया था? उसके बाद मैंने तुम्हें बीन की 100 नई धुनें सिखाई। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम ये तमाम धुनें न सिर्फ याद रखोगे बल्कि उन्हें निहायत महारत से बजाओगे भी। आखिर क्यों ना हो, तुम वो चैले हो जिसे मैंने तक्षक महाराज का जाप करके हासिल किया है। और ये सब तुम्हारी मेहनत का करिश्मा है कि कुदरत ने हमें उस नाग के बदले में ये सांप अनायत कर दिया है जो दुनिया में अपनी किस्म का एक ही सांप है। अपनी किस्म का एक ही सांप? मैंने हैरानी से कहा, हाँ बेटा, इस नस्ल का सांप वैसे ही कामयाब है, लेकिन उससे बढ़कर अनोखी बात यह है कि सांप की परवरिश इंसान के खून पर हुई है और इस तरह यह दुनिया में अपनी किस्म का वाहिद सांप बन गया है। औरत का खून पी पी कर इसके जहर और इसके जिस्म में एक ऐसी तासीर पैदा हो गई है जो दुनिया के किसी और सांप में नहीं। ये सांप नहीं, इक्सीर है, इक्सीर। और हम अब इस इक्सीर के करिश्मे दुनिया को दिखाएंगे। ये कहकर सारंग बाबा ने अपने थैले से वो जड़ी बूटियाँ निकाली जो उन्होंने गाय वाले नाग के लिए जंगल से इकट्ठी की थीं। ये बूटियाँ अब खुश्क हो चुकी थीं। सारंग बाबा ने उन्हें कूट पीस कर सफूफ की तरह बारीक किया, फिर अपने थैले में से कोई दवाई निकाल कर मिलाई। इसके बाद उन्होंने सांप हंडिया से निकाला और उसका मुंह खोलकर थोड़ा सा सफूफ उसमें डाल दिया। जैसे ही वो सफूफ सांप के हलक में पहुंचा, उसका सारा जिस्म एकदम सुन्न हो गया। सारंग बाबा ने सांप को दोबारा हंडिया में रखा, उस पर कुछ और सफूफ छिड़का और हंडिया का ढकना मजबूती से बंद करके उस पर चिकनी मिट्टी का लेप कर दिया। लेप के खुश्क होने के लिए उन्होंने हंडिया धूप में रख दी और फिर मुझसे कहने लगे, लो बेटे अब तुम ज़रा आराम करो, पिछले पहर हम बाहर जाएंगे। इतने में सरदार के यहाँ से हमारे लिए खाना आ गया। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेटा
तो लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। कोई 1.5 पहर दिन बाकी था जब मेरी आंख खुली। सारंग बाबा मुझसे पहले जाग चुके थे, या शायद वो सोए ही नहीं थे और बराबर हंडिया का पहरा देते रहे थे कि गाय वाले नाग की पटारी की तरह उसके साथ भी कोई वारदात न हो जाए। वो मेरे उठते ही मुस्कुराते हुए करीब आए और बोले, बहुत सो लिए बेटे, आओ अब ज़रा बाहर हो आएं। ये कहते हुए उन्होंने सांप वाली हंडिया बगल में दबाई और बाहर की तरफ बढ़े। मैं छलांग लगाकर बिस्तर से निकला और खामोशी से उनके साथ हो लिया। मकान के बाहर ताज़ा गोबर से भरी हुई एक टोकरी रखी थी, जिसे शायद सारंग बाबा ने पहले से मंगवा लिया था। वो उस टोकरी की तरफ इशारा करते हुए बोले, उठा लो ये टोकरी बेटे। मैंने वो टोकरी उठाकर सर पर रख ली और उनके पीछे चल पड़ा। सारंग बाबा खामोशी से चलते हुए करीबी जंगल में दाखिल हुए और बरगद के एक घने दरख्त के नीचे जाकर रुके। यूं लगता था जैसे ये दरख्त बल्कि सारा जंगल पहले से उनका देखा भाला है। बरगद की जड़ों के दरमियान एक गड्ढा पहले से मौजूद था, जो ताज़ा खुदा हुआ मालूम होता था। शायद जिस वक्त मैं अपने बिस्तर में आराम कर रहा था, उस वक्त सारंग बाबा यहाँ आकर ये गड्ढा खोद गए थे। सारंग बाबा की हदायत के मुताबिक मैंने गोबर की आधी टोकरी गड्ढे में डाल दी और उसे अच्छी तरह फैला दिया। इसके बाद सारंग बाबा ने सांप वाली हंडिया गोबर के दरमियान रखी और उनके कहने पर मैंने उस हंडिया को पाकी गोबर से खूब अच्छी तरह ढांप दिया। फिर बरगद के नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते जमा करके उस गोबर पर डाल दिए। इसके बाद उन पत्तों पर मिट्टी डालकर गड्ढा इस तरह बराबर कर दिया कि किसी शख्स को यह गुमान भी नहीं हो सकता था कि यहाँ कोई चीज़ दबाई गई है। जब मैं ये सारा काम कर चुका तो सारंग बाबा कहने लगे, लो अनोशा बेटे, इस काम का एक मरहला तो तय हुआ, अब बाकी मामला कुदरत के हाथ है और कुदरत हर काम के लिए वक्त लेती है। इस हंडिया को कम से कम 6 महीने इसी हालत में पड़ा रहना चाहिए। इससे ज़्यादा जितनी मुद्दत भी लगेगी उतनी ही इसकी तासीर और बढ़ेगी। इसलिए हम इसे कुदरत के भरोसे पर यहीं छोड़कर आगे चले जाएंगे और जब वापसी में यहाँ से गुजरेंगे तो इसे निकाल लेंगे। तुम इस जगह और इस दरख्त को अच्छी तरह पहचान लो। हो सकता है तुम्हें अकेले ही यहाँ ना पड़े, ये तुम्हारा खजाना है और तक्षक महाराज से उम्मीद है कि वो इसे तुम्हारे लिए महफूज रखेंगे। आओ अब चलें, हमें अपने दोस्त की घरवाली को भी देखना है। मैंने इर्द गिर्द नज़र डाली और बरगद के दरख्त को गौर से देखकर उसकी तमाम निशानियां अपने जहन में महफूज कर लीं। फिर खाली टोकरी उठाई और सारंग बाबा के साथ हो लिया। जंगल से बाहर आकर हम सीधे हवेली की तरफ गए और हवेली में जाकर मरीज़ा को देखा। वो अब होश में थी और उसकी हालत सुबह की निस्बत काफ़ी बेहतर थी। सारंग बाबा ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर सरदार से कहने लगे, लो मेरे दोस्त, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो चुका है, कल सुबह हम यहाँ से चल देंगे। सरदार एकदम सारंग बाबा के पांव पर गिर गया और कहने लगा, नहीं बाबा जी, उस वक्त तक ज़रूर यहाँ रहने की तकलीफ़ कीजिए जब तक मेरी घरवाली पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। आपके कहने के मुताबिक दिनों की बात ही तो है। वो ठीक हो जाए तो मैं एक जश्न करूँगा, 10-10 कोस की तमाम बस्तियों के लोगों की दावत करूँगा। इस जश्न के लिए खेल तमाशे करने वालों को भी बुलाऊँगा। आप उस वक्त तक ठहरने की तकलीफ़ ज़रूर करें, आपके बगैर उस जश्न की रौनक फीकी रहेगी, आपके बगैर उसका रंग नहीं जमेगा। सारंग बाबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगे, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, हम तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहते। हम तुम्हारी बीवी के ठीक होने तक यहीं ठहरे रहेंगे और तुम्हारे जश्न में भी शामिल होंगे। तुम शौक से खेल तमाशे करने वालों को बुलाओ, हो सका तो हम भी उस जश्न में कोई तमाशा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी महाराज, सरदार ने कहा, यह मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। सरदार की बीवी को पूरे तौर पर तंदुरुस्त होने में 12 दिन लगे। ये 12 दिन हमारे लिए बेकार की कैद जैसे थे। हमें रोटियां तोड़ने और जंगल में फिरने के सिवा कुछ काम ना था। सारंग बाबा ने इन दिनों से फ़ायदा इस तरह उठाया कि इर्द गिर्द के जंगलों में फिरकर बहुत सी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर लीं और फिर उन्हें कूट पीस कर मुख्तलिफ दवाएँ तैयार करते रहे। मैं सारंग बाबा की सिखाई हुई धुनों पर बीन बजाने की मशक करता रहा। 13वें दिन सरदार की बीवी ने गुस्ले सेहत किया और उसी रोज़ से सरदार ने दावत और जश्न का आगाज़ कर दिया। 3 दिन तक इर्द गिर्द की 10-10 कोस तक की बस्तियों के लोग आते रहे और सरदार के यहाँ खाना खाते रहे। इसके साथ ही खेल तमाशा दिखाने वाली टोलियां भी आने लगीं। बस्ती के बाहर एक वसी मैदान में खेल तमाशे दिखाने का बंदोबस्त किया गया। एक ऊंचे से तख्त पर सरदार के बैठने के लिए जगह बनाई गई। उसके करीब बाईं तरफ सारंग बाबा और मेरे बैठने की जगह थी। सरदार के दाईं तरफ सरदार की बीवी और बस्ती के बड़े घरानों की औरतों के बैठने का बंदोबस्त किया गया। उससे आगे थोड़े थोड़े फासले पर खेल तमाशे दिखाने वालों की मुख्तलिफ टोलियां और फिर कुछ फासला छोड़कर आम लोग निस्फ दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे। सबसे पहले जानवरों के करतब दिखाने वाली टोलियां आईं और उन्होंने रीछ, बंदर और दूसरे जानवरों के तमाशे दिखाए। उसके बाद बाजीगरों और नट्टों की टोलियां आईं और उन्होंने तने हुए रस्से पर चलने, कलाबाजियां खाने और इसी तरह के दूसरे खेल तमाशे दिखाए।
फिर तीरंदाजों की एक टोली आई और उन्होंने तीरंदाजी के कमाल दिखाए। उनमें से एक शख्स ने आंखों पर पट्टी बांधकर निशाने पर तीर चलाए। एक और शख्स ने उल्टा लटक कर तीरंदाजी का कमाल दिखाया। एक और तीरंदाज ने अपनी कमान में तीर चढ़ाकर ऊपर की तरफ चलाया। फिर दूसरा तीर इस तरह चलाया कि उसकी नोक पहले तीर के निचले सिरे में जा लगी। इसके बाद उसने तीर यूं चलाया कि उसकी नोक दूसरे तीर के निचले सिरे में पेवस्त हो गई। इस तरह उसने एक एक करके 7 तीर चलाए और ये 7 के 7 तीर एक दूसरे में पेवस्त होकर इकट्ठे जंजीर की सूरत में जमीन पर आ गिरे। इस तरह के और बहुत से दिलचस्प खेल तमाशों के बाद सरदार अपनी नशिस्त से उठा और कहने लगा, मेरे भाइयों, जैसा कि तुम सबको मालूम है, ये जश्न मेरी बीवी के सेहतयाब होने की खुशी में मनाया जा रहा है। मेरी बीवी की बीमारी दूर करने का कारनामा सारंग बाबा और उसके चेले अनोशा ने अंजाम दिया है। उन्होंने उस सांप को मेरी बीवी के जिस्म से निकाला था जो जोंक की तरह उसके कलेजे से चिमटा हुआ उसका खून चूस रहा था। ये कहते हुए सरदार ने हम दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहने लगा, महाराज, इस जश्न के लिए आपने भी कोई तमाशा दिखाने का वादा किया था। सब लोग अपना अपना करतब दिखाकर लोगों को खुश कर चुके हैं। अब मुझे ही नहीं, इन सब लोगों को आपका इंतज़ार है। ये सुनकर सारंग बाबा ने मेरा हाथ थामा और हम दोनों अपनी जगह से उठकर तख्त के सामने खुली जगह में आ खड़े हुए। सारंग बाबा मुझे इशारा करने ही वाले थे कि लोगों के दरमियान से एक आवाज़ गूंजी, ठहरो, और इसके साथ ही एक शख्स लोगों के मजमे में से छलांग लगाकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा। ऊंचा लंबा कद, भारी भरकम जिस्म और तवे की तरह स्या रंग। आदमी क्या था, अच्छा खासा काला देव था। क्या बात है? सारंग बाबा ने उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं वो सांप देखना चाहता हूँ जो तुमने सरदार की बीवी के जिस्म से निकाला था, वो शख्स बोला। सारंग बाबा मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत देर से आए हो मेरे दोस्त। इस बात को तो 15 दिन हो चुके हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन वो सांप कहाँ है? वो अब यहाँ नहीं है, ना हमारे पास और ना बस्ती में, सारंग बाबा ने कहा। इस पर वो शख्स सरदार से मुखातिब होकर कहने लगा, सरदार, मुझे ये शख्स कोई धोखेबाज मालूम होता है जिसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जोगी और सन्यासी का रूप धार रखा है। मैंने सैकड़ों किस्म के सांप देखे हैं, लेकिन ये बात मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी, ना देखी कि कोई सांप किसी आदमी के जिस्म में दाखिल हो गया हो। ऐसा मालूम होता है कि वो सांप इसके पास पहले से मौजूद था और इसने हाथ की सफाई दिखाते हुए उसे आपकी बीवी के जिस्म से निकाल कर दिखा दिया। आपकी इजाज़त से मैं इस मदारी से ज़रा 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। क्या बकते हो? सरदार ने गुस्से से कहा। हम तुम्हें ठहरो मेरे दोस्त, सारंग बाबा ने सरदार से कहा। इसकी बातों का बुरा ना मानो, जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा है कि सुनने वालों को यकीन आ ही नहीं सकता। फिर सारंग बाबा उस शख्स से मुखातिब हुए, देखो मेरे दोस्त, तुम शायद मदारियों की बंसरियां बंद करने वाले खिलाड़ी हो, लेकिन हम मदारी नहीं हैं। मैं मदारियों के बांसुरियां बंद करने वाला खिलाड़ी नहीं हूँ, उस शख्स ने गुस्से से कहा। लेकिन तुम जैसे फरेबी जोगियों के फरेब का पर्दा चाक करना ज़रूर जानता हूँ। मेरी एक उम्र सांपों से खेलते गुजरी है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब तुम क्या चाहते हो? सारंग बाबा ने पूछा। तुम्हारे साथ मुकाबला, उस शख्स ने जवाब दिया। एक बार तुम करो, एक बार मैं करता हूँ। मैं अपना बचाव करूँगा, तुम अपना बचाव करना। सारंग बाबा संजीदगी से बोले, देखो, इस तरह के मुकाबले करना हमारी शान के खिलाफ है। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मैदान में आते डर लगता है? उस शख्स ने कहा। मेरे अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, सारंग बाबा बोले। तो फिर छोड़ो फजूल बातें और आओ मुकाबले पर, उस शख्स ने कहा। पहले तुम वार करोगे या मैं करूं? तुम पहले वार कर सकते हो, सारंग बाबा बोले, लेकिन याद रखना, अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। मेरे अंजाम से पहले तुम्हें अपने अंजाम की फिक्र करनी चाहिए, वो शख्स बोला। मेरे पास वो सांप है जो पत्थर पर डंक मारे तो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है। लाओ अपना हाथ आगे करो। सारंग बाबा ने बड़े इत्मीनान से अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उस शख्स ने अपने थैले में से एक छोटी सी पटारी निकाली, उसे खोला और उसके अंदर से एक सांप निकालकर हाथ में थाम लिया। फिर उसने पटारी जमीन पर रख दी और गर्दन पकड़ते हुए उसे सारंग बाबा के हाथ की तरफ लाया। जैसे ही सांप का मुंह सारंग बाबा के हाथ के करीब आया, उसकी जुबान तेजी से हरकत में आई और उसने सारंग बाबा के हाथ पर डस लिया। मजमे में खड़े बहुत से लोगों की चीखें निकल गईं, लेकिन सारंग बाबा इत्मीनान से खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी इत्मीनान से खड़ा था, लेकिन हैरान जरूर था कि ना जाने अब क्या होगा। सारंग बाबा चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर उन्होंने यूं एक तरफ थूका जैसे सांप का जहर उनके हाथ से होता हुआ उनके मुंह में आ पहुंचा हो और उसे उन्होंने थूक कर बाहर फेंक दिया हो। फिर वो उस शख्स से कहने लगे, लो दोस्त, तुम अपना वार कर चुके, लेकिन मेरे पास कोई सांप नहीं है जिससे तुम पर वार कर सकूं। लाओ, यही सांप मुझे दे दो, मैं वार नहीं करूंगा, सिर्फ तमाशा दिखाऊंगा।
ये सुनकर वो शख्स हिचकिचाता हुआ पीछे हटा, लेकिन सारंग बाबा ने झपट कर सांप उसके हाथ से छीन लिया और फिर मुझसे बोले, अनोशा आखिरी धुन बजाओ, 100वीं धुन। उनके हुक्म की देर थी कि मैंने बीन बजानी शुरू कर दी, वही आखिरी 100वीं धुन जो सारंग बाबा ने मुझे सिखाई थी। उस शख्स के अंदाज से ये जाहिर होता था कि वो वहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन बीन की आवाज़ सुनते ही उसके कदम ज़मीन में गड़ गए और सांप ने यूं फन उठाकर मेरी तरफ देखा जैसे बीन की आवाज़ सुनते ही चौंक गया हो। मैं कुछ देर तक बीन बजाता रहा। वो शख्स अपनी जगह बेहरकत खड़ा था और सांप सारंग बाबा के हाथ में बेचैन हुआ जा रहा था। सारंग बाबा मुझ पर, उस शख्स पर और सांप पर, तीनों पर निगाह जमाए हुए थे। अचानक उन्होंने कहा, शाबाश बेटे, अब तुम इस शख्स की ओट में हो, जाओ और बीन बजाते रहो। मैं बीन बजाता हुआ उस शख्स के पीछे जा खड़ा हुआ। सारंग बाबा उसके सामने खड़े रहे। सांप उसके हाथ में बेचैन हो रहा था, जैसे वो आज़ाद होना चाहता हो, लेकिन सारंग बाबा ने उसकी गर्दन को मजबूती से थाम रखा था। फिर अचानक सारंग बाबा ने सांप की गर्दन छोड़ दी और उसे ज़रा नीचे से थाम लिया। इसके साथ ही सांप ने एक जोर की फुंकार मारी। आग का शोला उस शख्स की तरफ लपकता हुआ महसूस हुआ और देखने वालों ने देखा कि उस शख्स का सारा जिस्म सर से पांव तक खुश्क लकड़ी की तरह जलने लगा। उस शख्स ने एकदम अपने इर्द गिर्द देखा और फिर उस छोटे से तालाब की तरफ भागा जो मैदान के सिरे पर वाक़ था और उसमें छलांग लगा दी। उस शख्स के तालाब में छलांग लगाते ही सारा पानी दहकते हुए अलाव की शक्ल इख्तियार कर गया, जैसे वो पानी का तालाब ना हो, खुश्क घास फूस का ढेर हो। लोग उस तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सारंग बाबा ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया और बोले, वहाँ मत जाओ, यहीं ठहरे तमाशा देखते रहो। सरदार, उसकी बीवी और दूसरे सब लोग हैरानी से पानी में आकर ये तमाशा देखते रहे। सारंग बाबा ने सांप को दोबारा उसी पटारी में बंद कर दिया था जिसमें से उस शख्स ने उसे निकाला था। मैं भी बीन होंठों से हटाकर दूसरे लोगों की तरह पानी में आग का अनोखा तमाशा देख रहा था। और कुछ देर बाद जब आग बुझी तो सब लोग तालाब की तरफ भागे। उन लोगों में सरदार भी था। सारंग बाबा ने सरदार से कहा, ठहरो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। और फिर सारंग बाबा सरदार के साथ उस जगह पहुंच गए जहां कभी तालाब था। अब ये जगह यूं खुश्क थी जैसे वहां कभी पानी का कतरा तक न था। पानी तो पानी, वहां कीचड़ नाम की भी कोई चीज मौजूद न थी, बल्कि तालाब की तह की जगह पत्थर की सील की तरह सख्त हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि वहां उस शख्स का कोई नामो निशान न था जिसने अपने जलते हुए जिस्म के साथ पानी में छलांग लगाई थी। न उसकी लाश थी, न हड्डियां, न हड्डियों की राख, कुछ भी ना था। सब लोग हैरत से यूं देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन आ रहा हो। खासी देर के बाद सरदार की जुबान खुली, ये सब क्या हुआ महाराज? एक तमाशा जो आप देखना चाहते थे मेरे दोस्त, सारंग बाबा बोले। लेकिन वो शख्स, उसको भूल जाओ मेरे दोस्त, बाबा ने कहा। चूहा हल्दी की एक घाट को पाकर खुद को पंसारी समझने लगे तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। उसको ये नायाब सांप कहीं से हाथ आ गया था और अब वो ये समझ बैठा था कि मैं सांपों का बादशाह हूँ और दुनिया का कोई जोगी, कोई सुन्यासी, कोई सपेरा मेरे आगे नहीं ठहर सकता। वो गुरूर में आकर अपने आप को भुला बैठा। उस सांप का जहर वाकई ऐसा है कि पत्थर को रेजा रेजा कर दे, लेकिन वो खुद उसकी फुंकार भी बर्दाश्त ना कर सका और उसका जिस्म जलकर राख हो गया। उसने तो अपने आप को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई थी, लेकिन उसके जिस्म को जो आग लगी थी वो कोई मामूली आग न थी। उस आग ने उसके जिस्म के साथ उस तालाब के पानी को भी खुश्क कर दिया। तालाब का पानी तो भाप बनकर उड़ गया है, लेकिन उस शख्स का जिस्म राख होकर तालाब की तह की कीचड़ में मिल गया। और यह उसी की गर्मी का असर है कि तह खुश्क होकर पत्थर की सिल की तरह सख्त हो चुकी है। ऐसे लोग जो बेवकूफ़ होने के साथ साथ मगरूर भी हों, ऐसे ही अंजाम को पहुंचते हैं। सरदार ने जवाब में कुछ न कहा। वो अब तक दूसरे लोगों की तरह हैरानी से उस गड्ढे को देख रहा था जो कभी तालाब हुआ करता था। सारंग बाबा कहने लगे, हम तो कुछ और तमाशा दिखाने का इरादा रखते थे, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे लिए एक ऐसे तमाशे का बंदोबस्त कर दिया जो 1000 तमाशों का एक तमाशा है, और इसके इनाम के तौर पर हमें एक ऐसा सांप हाथ आया है जो 1000 सांपों का एक सांप है। सरदार अब भी खामोश रहा। सारंग बाबा कहने लगे, अब हम अपना वादा पूरा कर चुके हैं और अब तुमसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं तुम अपने आदमियों से यहाँ मिट्टी डलवा दो और फिर इसके गिर्द बाड़ लगवा दो। ये जगह गर्म है और एक मुद्दत तक गर्म रहेगी। लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि वो इससे दूर रहें। सारंग बाबा की हदायत के मुताबिक सरदार ने लोगों को हुक्म दिया। लोग फौरन बस्ती की तरफ गए और वहाँ से कुदालें और टोकरियाँ ले आए। फिर वो मिट्टी लाकर वहाँ डालने लगे। जल्द ही वो गड्ढा पुर हो गया। उस पर और मिट्टी डालकर वहाँ एक छोटा सा टीला बना दिया गया और उसके गिर्द कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगा दी गई। इसके बाद सब लोग बस्ती की तरफ वापस हुए। रात हमने उस बस्ती में ही गुजारी और फिर अगली सुबह मुँह अंधेरे ही आगे रवाना हो गए।
पहले हम सिर्फ 2 मुसाफिर थे, अब हमारे साथ वो सांप भी शामिल हो गया जो उस जश्न में हमारे हाथ आया था। सारंग बाबा ने बस्ती से बाहर आते ही जो पहली बात मुझसे कही वो उस सांप से मुतल्लिक थी। उन्होंने कहा था, अनोशा बेटे, अब हम 2 से 3 हो गए हैं। जिस तरह तुम मेरे बेटे हो उसी तरह ये सांप भी मेरा बेटा है। तुम दोनों भाई हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और देखना ये भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब मेरा काम ये था कि जब किसी बस्ती से हमारा गुजर हो तो उस बस्ती से अपने भाई के लिए दूध मुहैया करूं। मैंने अब तक जो जिंदगी गुजारी थी उसमें किसी के सामने हाथ फैलाने का कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। राजा अंबी के बेटे अनोशा ने राजमहल के आ जाने के बाद भी बड़े ठाठ से दिन बसर किए थे। लोग बिन कहे उसकी ज़रूरतें पूरी करते थे, लेकिन अब वही अनोशा सारंग बाबा के हुक्म पर मजबूर था कि मांग तांग कर अपने सांप भाई के लिए दूध का बंदोबस्त करे। उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ मिले या ना मिले अपने भाई के लिए दूध हासिल करना हर हाल में लाजमी था। शुरू में मुझे खासी परेशानी उठानी पड़ी। कभी किसी से सवाल जो नहीं किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका आदी हो गया। लेकिन असल में मुझे जिस चीज़ ने इसका आदी बनाया वो ये थी कि मेरा सांप भाई पहले रोज़ से ही मुझसे मानूस हो गया। वो मेरा झूठा दूध पीता था और कभी कभी मैं भी उसका झूठा पी लेता था। उसे पटारी में बंद करने की भी ज़रूरत नहीं थी। दिन भर वो मेरे गले में हार की तरह झूलता रहता और रात को यूं मुझसे लिपट कर सोता था जैसे 2 भाई एक ही बिस्तर पर सोते हैं। ये सब कुछ सारंग बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा था। मुझे इस बात पर हैरानी ज़रूर थी, इसलिए कि उस सांप को सारंग बाबा ने नहीं किसी और ने पाला था और जश्न के तमाशे में इत्तफाकी तौर पर वो सारंग बाबा के हाथ आया था। लेकिन यूं मालूम होता था जैसे वो जन्म जन्म से सारंग बाबा के इशारों का गुलाम हो। सारंग बाबा ने उसका नाम शानी रख दिया था और उनके पुकारने पर वो एक अच्छे और फर्मा बरदार बच्चे की तरह उनकी तरफ लपकता था। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे दिल को हमेशा के लिए शानी का गुलाम बना दिया। हम वीरी नाग के चश्मे की तरफ जा रहे थे, जहां सारंग बाबा के हुक्म के मुताबिक मुझे उनकी शागिर्दी के कई नए और खासे मुश्किल मरहलों से गुजरना था। अभी कई रोज़ का सफ़र बाकी था कि हम एक पहाड़ी बस्ती के पास से गुजरे। शानी कई दिनों का भूखा था, इसलिए बस्ती में दाखिल होते ही मैंने उसके लिए दूध हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे इत्तफाक कहिए या बदकिस्मती कि मुझे उस बस्ती के किसी एक घर से भी दूध ना मिल सका। चरवाहे जानवरों को लेकर वादी में गए हुए थे और उनकी शाम के वक्त वापसी पर ही दूध मिल सकता था और शाम अभी दूर थी। लेकिन शाम से पहले ही आंधी और फिर बारिश आ गई और बस्ती के चरवाहे अपने जानवरों समेत वादी में घिर कर रह गए। शानी भूख से बेहाल हो रहा था। उसकी बेचैनी सारंग बाबा से ना देखी गई। वो मुझे और शानी को बस्ती के करीब एक पहाड़ी गार में ठहरा कर उस वादी की तरफ चल दिए जहां चरवाहे आंधी और तूफान में घिरे हुए थे। ऐसे खराब मौसम में सारंग बाबा का वादी की तरफ जाना अपनी जान को खतरे में डालने से कम ना था, लेकिन उन्हें रोकने की हिम्मत मुझ में थी ही कहाँ। वो चले गए और मैं दिल ही दिल में ये दुआ करता रह गया कि वो खैरियत के साथ जल्द वापस आ जाएं। तूफान कम होने के कोई आसार न थे। उस आंधी और बारिश के तूफान में मेरे कान बराबर सारंग बाबा की आवाज़ पर लगे हुए थे। मैं इस इंतज़ार ही में था कि बड़े ज़ोर का धमाका हुआ। यूं लगा जैसे आसमान टूट पड़ा है या फिर ज़मीन फट गई है। धमाका ऐसा सख्त था कि मेरा दिल दहल गया और मेरे गले में झूलता हुआ शानी भी चौंक गया। दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि गार का दरवाज़ा बंद हो गया है। शायद ये धमाका बिजली के गिरने का था, जो शायद गार के बाहर पहाड़ी पर गिरी थी। इस धमाके से एक भारी चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी और उसकी वजह से गार का दरवाज़ा बंद हो गया था। मैं और शानी दोनों गार के अंदर बंद हो गए थे। मैं फौरन गार के दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन चट्टान को हाथ लगाते ही एहसास हो गया कि उसे अपनी जगह से सरकाना मेरे जैसे लड़के की बस की बात नहीं। हो सकता है सारंग बाबा अकेले या कुछ और लोगों की मदद से उसे हटा सकें, लेकिन खुदा मालूम कि वो इस आंधी और बारिश के आलम में कितनी देर में वापस आएंगे और ना जाने आएंगे भी या नहीं। ये ख्याल करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी से पहुंच डाला और हौसला करके दरवाजे पर पड़ी हुई चट्टान को धकेलने की कोशिश की। लेकिन चट्टान मेरी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपनी जगह से ज़रा भी ना हिली। मैंने 2-1 बार फिर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। आखिर थक हार कर रोती हुई आंखों और बुझे हुए दिल के साथ गार के एक कोने में जा बैठा और इंतज़ार करने लगा कि कुदरत मेरी कब मदद करती भी है या नहीं। इस तगोदो में मुझे शानी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा था। अब जो मायूसा होकर मैंने अपने सीने पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ कि शानी वहाँ नहीं है। मेरा दिल कांप सा गया और मैंने उसे अपने गले की पूरी ताकत से पुकारा, शानी। इसके जवाब में फुंकार की आवाज़ आई। ये फुंकार शानी की थी और गार के बंद दरवाजे के पास से आई थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि किसी ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा,
अनोशा भाई, जहाँ हो वहीं ठहरे रहो। मैं हैरान रह गया, क्या शानी ने मेरे कान में सरगोशी की थी? एक सांप ने, और फिर बिल्कुल इंसान की तरह। भाई तो मैं सिर्फ शानी ही का था। मेरा जहन उलझ सा गया, ये क्या गोरख धंधा है। लेकिन ऐन उसी वक्त एक और फुंकार की आवाज़ गार में गूंजी। ये आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी और इसके साथ ही गार के बंद दरवाजे पर पड़ी हुई चट्टान सुरख हो गई। इसके बाद एक और फुंकार की आवाज़ आई और चट्टान और ज़्यादा सुरख हो गई। इतनी सुरख के दहकता हुआ अंगारा मालूम होने लगी। फिर एक और फुंकार की आवाज़ आई। इसके साथ ही एक धमाका हुआ और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। गार का बंद दरवाज़ा खुल गया था। ये हैरत अंगेज कारनामा शानी ने किया था। मैं दौड़कर आगे बढ़ा और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। वो मुझसे यूं चिमट गया जैसे कभी मैं अपनी माँ से चिमट जाया करता था। शानी को गोद में उठाकर मैंने गार से नज़र दौड़ाई। सारंग बाबा दूध का बर्तन लिए गार की तरफ चले आ रहे थे। तूफान थम गया था और आसमान भी साफ हो गया था। सारंग बाबा को देखते ही तेजी से मैं उनकी तरफ लपका और उनके सीने से लगकर रोने लगा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए शानी की तरफ देखा, जो अधमुआ सा हो चुका था। वो वहीं बैठ गए और उसे दूध पिलाने लगे। शानी दूध पीने लगा और मैंने सारंग बाबा को आंसुओं और हिचकियों के दरमियान शानी के कारनामे से आगाह किया। सारंग बाबा ने सारी कहानी सुनकर तारीफी नज़रों से शानी की तरफ देखा और फिर बोले, अनोशा बेटे, आज शानी ने साबित कर दिया है कि वो सचमुच तुम्हें अपना भाई समझता है। मैंने जवाब में कुछ कहने के बजाय शानी की तरफ देखा, जो अपनी लपकती हुई जुबान से जल्दी जल्दी दूध पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ लगी हुई थीं। जब वो खूब सैर हो गया तो सारंग बाबा ने दूध का बर्तन मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें थोड़ा सा दूध बाकी था, जिसे मैं एक ही सांस में पी गया। इस वाक़े की खबर जल्द ही बस्ती वालों को हो गई और वो टोलियों की सूरत में जमा होकर उस शानी को देखने के लिए आने लगे, जिसने अपनी फुंकार और जहर से एक चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अगरचे बस्ती वाले उस सांप को उस वक्त पहले ही देख चुके थे, जब मैंने उसके लिए दूध मुहैया करने की खातिर बस्ती के एक एक घर का दरवाज़ा खटखटाया था और शानी मेरे गले में झूलता रहा था। लेकिन उस वक्त वो उनकी नज़रों में सिर्फ एक मामूली सांप था और अब वो उसे यूं खौफ भरी नज़रों से देख रहे थे जैसे वो सांप ना हो, कोई बहुत ही रोब दाब वाला बादशाह हो। फिर बस्ती का सरदार आगे बढ़ा। उसने सारंग बाबा के पैरों को हाथ लगाया और कहने लगा, महाराज, हम अपनी पिछली कोताही की मुआफ़ी चाहते हैं। असल में बात यह है कि ये इलाका सांपों का इलाका है और यहाँ से सैकड़ों जोगी, सुपेरे और सन्यासी गुजरते रहते हैं। हमने आपको भी दूसरे जोगियों और सुपेरों की तरह समझा था, इसलिए आपके हाल पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब हमें मालूम हो गया है कि जिसका सांप अपनी फुंकार से चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, वो खुद कैसा ऊंचे दर्जे का जोगी और पहुंचा हुआ सन्यासी होगा। हम आपसे एक बार फिर अपनी गलती की मुआफ़ी चाहते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आप चलकर हमारी बस्ती को रौनक बख्शें और हमें खिदमत का मौका दें। सारंग बाबा कहने लगे, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है भाई। वो जोगी और सन्यासी ही क्या जो दुनिया का गिला करे या लोगों की किसी कोताही या ज्यादती की शिकायत करे। हम तो सैलानी आदमी हैं, आज यहाँ कल वहाँ, एक रात की बात ही तो है, यहीं गुजार कर आगे चल देंगे। तुम काहे को तकलीफ करते हो? ना ना महाराज, सरदार ने सारंग बाबा के घुटने थाम लिए। हमें अपनी खिदमत का मौका ज़रूर दीजिए। हम आपकी कोई खिदमत ना कर सके तो हमारे दिल पर एक बोझ रहेगा। इस पर सारंग बाबा मान गए, बोले, बहुत अच्छा भाई, हम चले चलते हैं, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए ठहरेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। हमारी मंजिल पहले ही बहुत खोटी हो चुकी है। ये कहते हुए सारंग बाबा ने मुझे इशारा किया और हम सरदार के साथ हो लिए। वो रात हमने बस्ती में गुजारी और सुबह होते ही आगे रवाना हो गए। अब हमारी मंजिल वैरी नाग का चश्मा थी। आगे क्या हुआ ये जानिए अनोशा की आप बीती के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है अनोशा और राजा पोरस।